फ्रेंड्स, वेलकम टू जिनिशा क्लासेस। माय नेम है जिनिशा सिंह और आज के सेशन में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछला सेशन में एनिमल तक कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम ड्रेस से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका मेजर फीचर था ड्रेस। उनके समय में ड्रेसेस का बहुत डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि हमें वहां से बहुत सारे क्ले स्पिंडल्स मिले। तो क्ले स्पिंडल्स बेसिकली इसे वेविंग के लिए यूज किया जाता है और इसमें बोथ कॉटन एंड वुलन दोनों की वीविंग होती थी। तो वीविंग क्या होता है कि जो कॉटन या वुल होता है उससे धागे बनाने की जो प्रोसेस होती है हम उसी को वीविंग कहते हैं। तो इसको वीविंग के लिए यूज किया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोगों को स्पिंडल को यूज करना आता था और वो ये भी जानते थे कि कॉटन से धागा या वुल से धागा कैसे बनाते हैं। और ये जो थे ये वेरियस साइजेस में आते थे, कोई छोटा कोई बड़ा, जैसे कि अलग अलग साइज के आते थे अलग अलग टाइप के थ्रेड्स के लिए। तो हमें कई सारे साइजेस के मिलेंगे और अलग अलग मटेरियल्स के भी हमें मिलेंगे, जैसे कि कुछ जगह हमें आयरन का मिला है, कुछ जगह हमें बोन्स के मिले, कुछ जगह आइवरी के, कुछ जगह क्ले के। तो ऐसे ऐसे हमें स्पिंडल्स मिलते हैं। अब ये अगर हम इनकी ड्रेस की बात करें तो मेन जो थे वो एक शॉल लाइक गारमेंट पहना करते थे जिसके ऊपर जो कुछ जो रूलिंग क्लास होती थी उसके ऊपर शॉल के ऊपर डिजाइन भी हुआ करता था। और अगर लोअर वियर की बात करें तो वो धोती पहना करते थे। मतलब एग्जैक्ट तो धोती नहीं होता था पर जैसा हमारा मॉडर्न डे धोती है वैसा ही उनका कुछ क्लोथिंग होता था लोअर गारमेंट मेंस का। और अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहना करती थी। शॉर्ट स्कर्ट्स जो कि एक गर्डिल से सिक्योर्ड रहता था, वो गर्डिल से वो अपने वेस्ट पे फिक्स किया करती थी उसको, और वो अपने आर्म एंड शोल्डर्स कवर करके रखा करती थी शॉल जैसे गारमेंट से। और मेन जो थे वो उनकी शॉर्ट बियर्ड होती थी और उनके विस्कर्स भी हुआ करते थे। तो अगर ये जो मेंस हैं इनके हम फीचर्स इस इमेज में देख सकते हैं। तो एक हमें स्कल्पचर मिला है प्रीस्ट किंग का, जिसे हम मानते हैं कि वो कोई किंग रहा होगा, कोई रिलीजियस लीडर रहा होगा। तो उसी का हमें एक स्कल्पचर मिला है। तो उसमें हम कुछ फीचर्स देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के क्लोथिंग के। तो ये देख सकते हैं प्रीस्ट किंग है। तो हमने जैसे कि अभी बात किया कि ये शॉल लाइक एक गारमेंट पहना करते थे और इनके जो शॉल है इसके ऊपर फ्लावर एम्ब्रॉयडरी की गई, इसके ऊपर फ्लोरल डिजाइन है। और इनकी ये देखिए शॉर्ट बियर्ड है, इनकी ज्यादा बड़ी बियर्ड नहीं है। और इनका जो अपर लिप है वो क्लीन शेव है। और ये देखिए इनका हेयर स्टाइल है और इन्होंने सर के ऊपर पहना हुआ है। तो ये ऐसा हमें कुछ क्लोथिंग उस समय के लोगों का मिल जाया करता था। ये जो वुमेन्स थी ये कोम्स का यूज किया करती थी अपने बाल झाड़ने के लिए। तो ये कोम्स हमें डिफरेंट मटेरियल्स के मिले, जैसे कि आइवरी के मिले हैं, ब्रॉन्ज के मिले हैं, एज वेल एज बोन्स के भी मिले हैं। तो ये कुछ अलग अलग मटेरियल जो है ये हमें मिले। तो जैसे ये जो आइवरी है ये रूलिंग क्लास यूज करेगी क्योंकि ये जो आइवरी होता है ये बेसिकली एलिफेंट टूथ होता है। तो ये एलिफेंट जो टीथ होता है ये बहुत महंगा होता है। तो ये महंगी चीजें रूलिंग क्लास ही खरीदेगी। ये जो आइवरी का मटेरियल था ये रूलिंग क्लास पहना करती थी और ये जो बोन्स और हमने ब्रॉन्ज की बात की ये सारा ये जो नॉर्मल और मिडिल क्लास होते थे वो लोग पहना करते थे, वो लोग इससे बाल झड़ा करते थे। ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स हमें कई सारी तरह के मिले, जैसे कि मेंस एंड वुमेन्स दोनों ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। तो जैसे हमें नेकलेस मिले हैं, फिलेट्स मिले हैं, आर्मलेट्स मिले हैं, फिंगर रिंग्स मिली है और एम्यूलेट्स भी हमें मिले हैं। तो ये देखिए आप ये पूरा देख सकते हैं, नेकलेस का पूरा सेट है और इसमें आपको ये मिलेगा एंकलेट। एंकलेट मतलब पायल होता है जिसको लोग एंकल पे पहनते हैं। तो ये एंकलेट आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, आपको ये इयररिंग्स मिल जाएंगी और ऐसे आपको बहुत सारे ऑर्नामेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पे आपको एक और टर्म मिल रहा होगा एम्यूलेट्स। तो एम्यूलेट्स क्या होता है? तो ये आपने कई लोगों को देखा होगा कि उन्होंने रिंग पहनी हुई है या उन्होंने कोई तावीज पहना हुआ है। तो ये जो रिंग या तावीज होती है तो ये एम्यूलेट्स उन्हीं को कहा जाता है। मतलब एम्यूलेट्स का काम होता है जैसे कि कई सारे लोग ये चीजें पहनते हैं भूत प्रेत भगाने के लिए, इविल स्पिरिट्स भगाने के लिए। तो एम्यूलेट्स वही
टाई होता है एक ऐसा ऑर्नामेंट जो कि एवल स्पिरिट्स को दूर भगाता है। और रूलिंग क्लास एंड रिच क्लास का ऑर्नामेंट देखे तो ये गोल्ड, सिल्वर, आइवरी एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स के बने होते थे। जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स की बात करें तो उसमें जैसे आता है लापिस लजुली और डायमंड, रूबीज, तो ऐसे कई सारे जो प्रीशियस स्टोन्स है उनके भी इनके ज्वेल्स हुआ करते थे। और वही जो लोअर क्लास था, पुअर लोग थे, वो कॉपर, बोन, शेल्स, टेराकोटा इन सब के ज्वेलरी पहना करते थे। ये नहीं है कि केवल रिच क्लास ही पहना करता था, पुअर क्लास भी पहना करता था। और चाहे मेन हो या वुमेन, चाहे अमीर हो या गरीब, सब ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि कई सारे ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं। अम्यूजमेंट, तो अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग इसमें अपने जी जान लगा रहे हैं। तो अब लोगों के माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि अगर लोगों का माइंड रिफ्रेश नहीं होगा तो वो अच्छे से इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमें अम्यूजमेंट के लिए कई सारी चीजें मिली है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टेराकोटा फिगराइंस है जिनको हम डॉल्स कह सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ डॉल्स मिलेंगी जिससे उस समय के बच्चे खेला करते होंगे। और ये टॉय कार्ड्स आपको मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली एक बुलक कार्ट है, उसमें ये 2 बुल्स लगे हुए हैं जो कि इस कार्ट को खींच रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पे बुलक कार्ट्स का यूज हुआ करता था, ये सब एग्जिस्ट किया करता था। और हमें और भी कई सारे टॉयज मिले हैं, जैसे कि हमें रैटल्स मिले हैं, विशल्स यानी सीटी बजाने वाला मिला है, बर्ड के फिगराइन मिले हैं, क्ले कार्ड्स मिले हैं, और मेल टॉर्सो मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है। तो ऐसे कई सारे हमें चीजें मिली है जिनका अम्यूजमेंट के लिए यूज किया जाता था। और उस समय के लोग गैम्बलिंग भी किया करते थे, डाइस से खेला करते थे और बेटिंग भी लगाया करते थे। और अगर हम डांस की बात करें तो वहां पे हमें कुछ ड्रम्स मिले जिनके बिहाव पे हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग ड्रम की बीट पर भी कम्युनिटी डांस किया करते होंगे। पॉटरी, तो पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पॉटरी अगर नहीं होगी तो हम चीजें किसमें स्टोर करेंगे। तो पॉटरी जो है ये पोर्सलेन की बनती थी, सिरामिक की बनती थी, टेराकोटा, क्ले, इन सब की बना करती थी पॉटरीज। तो पॉटरी का मतलब क्या होता है, यानी जो चीजें स्टोर करता हो। तो हमें बहुत सारी टाइप्स का पॉटरी मिली है, जैसे कि हमें ये वास मिला है, ये एक नॉर्मल हमें पॉट मिला है, हमें ऐसे स्टैंड्स मिले हैं। जैसे कि हमने कई जगह देखा होगा ये जो पॉट्स होते हैं किसी एक स्टैंड पर रखे होते हैं। तो आपने कुछ इस टाइप का ट्राइपॉड स्टैंड देखा होगा जिसके ऊपर ऐसे पॉट रखा रहता है। तो हमें इस टाइप के भी कुछ स्टैंड्स मिले हैं। यहाँ पे हमें वॉश बेसिन्स मिले जो कि ये क्ले के बना करते थे। तो हमें ऐसे कई सारे पॉटरी मिले हैं। और कुछ वेसल्स ऐसे भी हैं जो कि कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, पोर्सलेन इन सब के बने होते थे। तो ये जैसे सिल्वर है, पोर्सलेन है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, इन सबको रूलिंग क्लास यूज किया करता था, क्योंकि इन सबको बनाने के लिए बहुत स्किल चाहिए होती थी। तो हमने जैसे कि अभी बात किया कि यहाँ पे हीटर्स मिलते थे, ऐसे स्टैंड्स मिलते थे, स्टोन जार्स, कप्स, सॉसर, वेस, बेसिन्स, पैन्स, ये सारी चीजें मिला करती थी। तो हीटर्स मतलब चूल्हा। तो आपने देखा होगा कि जो चूल्हा होता है उसे मिट्टी से लीपा जाता है, तो हम उसे भी एक तरह से पॉटरी कह सकते हैं। तो वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स, तो वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स यानी जो भी चीज हम डेली यूज कर रहे हैं तो उनको हम वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। तो ये आप फिगर में देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, आपको एक चिमटा दिख रहा होगा, ये आपको एक फोर्सेप दिख रहा है, ये एक फिशिंग हुक है, और यहाँ पे आपको एक नाइफ जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो ऐसे हमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स मिले जिनको हम डेली अभी भी यूज करते हैं। तो जैसे एक्स मिला, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। तो उस समय पेड़ भी काटे जाते थे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। जैसे एक्स मिला है, स्पीयर मिला है, ड्रैगर मिला है, और मेस मिले, इतनी सारी चीजें हमें मिली हैं। और जैसे हमें कुछ बोस एंड एरोज भी मिले हैं। तो इससे ये साबित होता है कि उस समय के लोग भी हंटिंग किया करते थे। अब ये नहीं है कि टोटली हंटिंग खत्म हो गई थी, अभी भी कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हंटिंग किया करती थी जिसमें ये बोस एंड एरोज का यूज करते थे। सैंडस्टोन, चर्टी, लाइमस्टोन, इन सब का वेपन्स बनाया जाता था। जैसे कि जो लोग जंगल में जाते थे तो वहां पे जानवरों का खतरा होता था कि हम पे हमला ना करते, तो लोग जंगल में जब भी जाते थे तो इस टाइप के कुछ हथियार ले लेते थे जिससे वो अपने आप को डिफेंड
ओपन कर सके। और जैसे ये एक्सेस, सिजर, सॉ, सिकल, फिश हुक, नाइफ, रेजर, ये सारी चीजें मिली है जो कि हम नॉर्मल घर पे यूज करते हैं। और हमने अभी स्पिंडल होल्स की बात की जिनका हम यूज किया करते थे वीविंग में, तो वो भी हमें क्ले, पोर्सलेन, सेल, मेटल के मिले हैं। और कोन्स, बोन एंड आइवरी। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन फॉलो किया करते थे। तो प्रोफेशन में जैसे कि कोई पॉटर है, कोई कारपेंटर है, कोई मेसन है, कोई ब्लैकस्मिथ है, कोई गोल्डस्मिथ है, कोई ज्वेलर है, कोई आइवरी वर्कर है, कोई स्टोन कटर है, कोई फार्मर है। तो ऐसे आपको बहुत सारे ऑक्यूपेशंस मिल जाएंगे कि जैसे पॉटर जो पॉटरी बनाता है, कारपेंटर जो वुड से फर्नीचर बनाता है और भी यूजफुल चीजें बनाता है, वुड जो वर्क करता है, वुडन वर्क। मेसन यानी जो दीवारें बनाता है, कहते हैं। ब्लैकस्मिथ मतलब आयरन से चीजें बनाता है मेल्ट करके, तो हम उनको ब्लैकस्मिथ कहते हैं। अब है गोल्डस्मिथ, तो हमें इनका नाम ही समझ में आ रहा है कि ये सुनार जिनको हम हिंदी में कहते हैं, तो ये सोने के गहने या और भी ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। ज्वेलर यानी जो ज्वेलरी बनाता है। आइवरी वर्कर यानी जो आइवरी बनाए, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि आइवरी से कोम बना करते थे और आइवरी से ज्वेलरीज बना करते थे, तो उन सबको बनाने वालों को आइवरी वर्कर कहा जाता है। और स्टोन कटर्स यानी स्टोन से जो चीजें बनाते थे, हम उनको स्टोन कटर्स कहते हैं। तो चलिए इन ऑक्यूपेशंस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये एक एग्रेरियन कल्चर था, यानी इसके अंदर एग्रीकल्चर को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि खाना ही है, कि अगर खाना नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको इस सिविलाइजेशन के बारे में और अच्छे से समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। तो एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन था जिसको लोग फॉलो किया करते थे। और उस समय जो ये लोग थे, ये जैसे कि आप ये प्लग देख सकते हैं, ये मतलब ये जो हल होता है, तो आप इसे देख सकते हैं जिसको लोग खेत जोतने के लिए यूज किया करते थे। तो उस समय लोग खेत को जोता करते थे जिससे कि वो बीज बो सके। और अगर इनकी मेन क्रॉप्स देखें तो ये राइस, बार्ले, व्हीट, ये सारी चीजें उगाया करते थे। तो ये आप प्लग देख सकते हैं कितना डिफरेंट डिजाइन का है। तो ये देखिए आपको ये मॉडर्न फल जैसा ही कुछ दिख रहा होगा। और हमने अभी टॉयज वाले अम्यूजमेंट वाले टॉपिक में डिस्कस किया कि उसमें हमें बुलक कार्ट का मिनिएचर मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि वो बुलक कार्ट से खेत भी जोता करते होंगे, क्योंकि अभी भी हम लोग जो बैल होते हैं उनसे खेत जोतवाते हैं। तो उस समय अगर बुलक कार्ट का यूज हो रहा है तो उस समय जरूर प्लग का भी यूज होता होगा बाय बुल। कैटल रियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, क्योंकि कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। क्योंकि अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो कैटल रियरिंग यानी आपको जानवर भी पालने पड़ेंगे। तो हमने अभी डिस्कस किया बैल के बारे में, बुल के बारे में, जो कि खेत जोतता है। तो ये जो बैल है आपको इसे भी पालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे पालेंगे नहीं तो आप खेत किससे जोतवाएंगे। तो आप साथ साथ कैटल रियरिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें आप जैसे बुल को पाल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी फार्मर से पूछेंगे तो उसके पास जरूर एक ना एक डॉग होगा, क्योंकि ये जो फार्मर्स होते हैं तो इनके लिए डॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डॉग जो है ये वॉचमैन का काम करता है। जैसे कि समटाइम्स रात में जब कोई खेत का ख्याल रखने वाला नहीं होता तो डॉग्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि खेत में जानवर घुस जाते हैं जो कि हमारी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो डॉग है अगर किसी भी जानवर की आवाज सुनेगा या किसी भी जानवर को आते हुए देखेगा तो भौंकेगा, तो उसकी आवाज से जो जानवर है भाग जाएंगे। तो कैटल रियरिंग भी हो जाएगा एक तरह से अगर हम डॉग को पाल रहे हैं तो उस समय के लोग एलिफेंट्स, कैमल्स, पिग्स, बफेलो, शीप इन सबको पाला करते थे। अब एलिफेंट, तो एलिफेंट बोझ भी ढोता है और हमें इससे आइवरी भी मिल रही है। कैमल, तो कैमल से हमें लेदर मिलता है और कैमल से हमें मिल्क भी मिलता है। पिग, तो पिग को हम जैसे आपने सुना होगा पॉर्क, तो पॉर्क ये जो फिश मीट होता है हम उसी को कहते हैं। तो उस समय के लोग पॉर्क को भी कंज्यूम किया करते थे। बफेलो, तो बफेलो से हमें मिल्क मिलता है और हमें उसे कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। शीप, तो शीप यानी भेड़, तो हमें उससे वुल मिलता है।
तो वुल हमने अभी टेक्सटाइल में बात की कि वुलन से कपड़े भी बना करते थे, तो हम शीप को टेक्सटाइल के लिए भी यूज किया करते थे। और ये एनिमल मिल्क, मीट, आइवरी, लेदर और ये वुल सब दिया करते थे। पॉटरी मेकिंग, तो पॉटरी मेकिंग भी हड़प्पा में बहुत पॉपुलर था। तो ये जो पॉटरीज थी, ये इनमें कई सारे डिजाइन आपको मिलेंगे, ये प्लेन पॉटरीज नहीं होती थी। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें कुछ पेंटिंग की गई है। तो ये जो पेंटिंग थी ज्यादातर रेड या ब्लैक पेंट से की जाती थी। तो इसी वजह से हम हड़प्पन पॉटरीज को रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी भी कहते हैं। और ये जो पॉटरीज थी, इनके ऊपर पेंटिंग भी की जाती थी, और ये पेंटिंग पे और ये जो पॉटरीज होती थी, इनके ऊपर एक सॉल्यूशन भी लगाया जाता था, जिससे ये पॉटरी ग्लेज किया करती थी, यानी चमकती थी। और ये डिजाइन ऐसे ही नहीं बने होते थे, इसके ऊपर जैसे एनिमल पैटर्न बन जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक ऑक्स को देख सकते हैं। तो ऑक्स, ये देखिए, इसमें ऐसे पैटर्न बनाया गया ऑक्स का, और हमें फ्लोरल पैटर्न्स मिले हैं, और हमें ऐसे कई सारे फिगर्स मिले जो कि पॉटरी पे पेंटेड थे। स्पिनिंग, तो स्पिनिंग भी लोग वहाँ के प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि टेक्सटाइल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्पिनिंग भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, क्योंकि हमें वहां से स्पिंडल होर्स मिले हैं, और बोथ वुल एंड कॉटन भी हमें स्पन मिले, यानी कि हमें वुल एंड कॉटन दोनों के धागे हमें मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये स्पिंडल होर्स का यूज किया करते थे, और उन्हें स्पिनिंग की टेक्निक भी आती थी। ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, और क्योंकि मेन एंड वुमेन एंड रिच या पुअर सब ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, तो कोई तो उनको बनाने वाला चाहिए ही। तो ये ऑर्नामेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स, गर्डल्स, इयररिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये सारी हमें बहुत सारी ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। ये नेकलेस का सेट है, या आपको ये एंकलेट मिल जाएगा, या आपको कुछ इयररिंग्स मिल जाएंगी, या आपको रिंग्स मिल जाएंगी, या आपको एक और नेकलेस मिल जाएगा। तो ये देखिए, इस टाइप के कुछ ज्वेलरीज बनाए करते थे। तो हमने अभी ज्वेलरी वाले सेक्शन में भी डिस्कस किया था कि जो रिच क्लास थी, जो अपर क्लास थी, वो सिल्वर, गोल्ड और आइवरी के ज्वेलरी पहना करती थी, और वही पुअर क्लास जैसे ब्रॉन्ज की और बोन्स की और ऐसे कई सारे जो चीजें जो कि हमें इजीली अवेलेबल होती है, उन सबकी ज्वेलरी पहना करते थे। बीड मेकिंग भी अनदर प्रोफेशन था लोगों में, क्योंकि हमें लोथल में पूरी एक बीड फैक्ट्री मिली है। तो हमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें बीड मिलता कहाँ से। तो ये बीड हमें मिलता है ओस्टर से। ओस्टर एक मरीन ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें सी कोस्ट पे मिलता है। तो हड़प्पा की कई सारी जो साइट्स है वो हमें सी कोस्ट पे मिलती है, जैसे सुक्ता जेंडर है, सुक्ता कोहा है, लोथल है, ये सारी हमें कुछ साइट सी कोस्ट पे मिलती हैं। तो सी कोस्ट पे हमें ओस्टर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वहां से ओस्टर्स फिर लिए जाते थे, फिर उसमें से बीड्स निकाले जाते थे, और फिर उनका ऑर्नामेंट्स बनाया जाता था। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि बीड चेन कई सारे लोग पहनते हैं, तो बीड के डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये बीड मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन हो जाता था। तो बीड केवल नेचुरल बीड ही नहीं होता था, ये आर्टिफिशियल बीड भी बनाया करते थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड शेल्स तक के ये बीड बनाया करते थे। मेसनरी एंड ब्रिकलेइंग, तो मेसनरी एंड ब्रिकलेइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पन सिटीज जो है ये वेल प्लान्ड होती थी। इनके जो स्ट्रीट्स हैं ये हर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी, तो इसको हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और इनकी जो सिटी हुआ करती थी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो सारी चीजें कौन बनाते हैं? ये मेसन बनाता है। तो मेसन यानी जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, जो ऐसे जो घर बनाते हैं या डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो हम उनको मेसन कहते हैं। तो ये जो मेसन्स थे, ये ब्रिक्स का यूज क्या करते थे, जो कि सन ड्राइड भी होते थे और कुछ बेक्ड भी हुआ करते थे। ब्रॉन्ज स्मिथ, तो ब्रॉन्ज स्मिथ ये फिगराइंस बनाते थे, ह्यूमन फिगराइंस और एनिमल फिगराइंस। ये जैसे हमने कई सारे स्कल्पचर्स देखे, जैसे डांसिंग गर्ल है, मेल टॉर्सो है, और हमने कई सारे स्कल्पचर्स देखे हैं जो कि ब्रॉन्ज स्मिथ बनाया करते थे। टूल मेकिंग, तो टूल मेकिंग हमने अभी वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स वाले में देखा कि हमें ढेर सारे टूल्स मिले, हमें स्पिंडल मिले, हमें
हमें स्पिंडल मिले हैं, हमें स्वॉर्ड्स मिले हैं, हमें एक्सेस मिले हैं, फिश हुक्स मिले हैं, और ऐसे कई सारे हमें ऐसे कई सारे टूल्स मिले हैं जो कि उस समय के लोग बनाया करते थे। तो ये जो टूल्स ये स्टोन के बना करते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज और हाई क्वालिटी मेटल के बना करते थे। और जैसे कि एक्स है, ब्लेड्स है, स्पीयर, नाइफ, फिश हुक, ये सारे वही बनाया करते थे टूल मेकर्स। टॉय मेकिंग, तो टॉय मेकिंग ये देख सकते कितने डिफरेंट टाइप के टॉयज हैं, और इसमें आप देख सकते हैं इनके कितने बढ़िया फीचर्स हैं। इसमें आपको बढ़िया से फेस दिख रहा है, इनका क्लोथिंग आप देख सकते हैं, इन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स भी पहन रखे हैं। और ये देखें ये जो टॉय मेकिंग है कितना प्रोफेशनल लग रहा है उस समय के लोगों का। तो ये जैसे इसमें क्ले मॉडल्स बनाया करते थे, तो क्ले मॉडल भी कार्ड्स, बर्ड्स, मेंस, एनिमल्स, डॉल्स, इन सब के बनाए करते थे। सील्स, तो सील्स जो है हमें इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हड़प्पन ट्रेड एंड कॉमर्स से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सील्स से हमें ट्रेड एंड कॉमर्स का कैसे इंफॉर्मेशन पता चला, तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें जो सील्स हैं ये अभी तक हमने 2000 सील्स डिस्कवर कर लिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से। और ये जो सील्स है ये ज्यादातर क्ले की, स्टोन की, कॉपर की और ब्रॉन्ज की भी मिली है। तो ये ज्यादातर फ्लैट होती थी और स्क्वायर शेप में हुआ करती थी, और कुछ सील्स कलर्ड भी हुआ करते थे। हमें कुछ सील्स ऐसे भी मिले जो कि कलर्ड होते थे। अब जो ज्यादातर जो सील्स है उनके ऊपर एनिमल फिगर्स मिलते थे, जैसे कि आप इस सील पर देख सकते हैं कि एक यूनिकॉर्न का आपको ये फिगर मिलेगा। ये देखिए, ये यूनिकॉर्न आपको दिख रहा होगा और इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो हम इस स्क्रिप्ट को आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर एनिमल्स बने होते थे, जैसे बुल, बफेलो, गोट, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, यूनिकॉर्न, ये सारे हमें डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि इन जानवरों के बारे में अवेयर थे। पर ये बहुत स्ट्रेंज चीज मिली है कि 2-3 जानवरों के बारे में इन्होंने कुछ बनाया नहीं है इन सील्स पर। ये 3 जानवर है, काऊ, हॉर्स एंड लॉयन। तो काऊ के बारे में हमें थोड़ी बहुत चीजें मिलती है, पर हॉर्स एंड लॉयन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि ये लोग इसके बारे में अवेयर थे या नहीं। अभी जो सील्स है इनके ऊपर एक आप देख सकते हैं जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये आपको कुछ सिंबल्स इसके ऊपर देख रहे होंगे, जैसे कि ये आप एक फिश देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ लाइंस देख रहे होंगे, ये फिश है, ये एक जार है। तो ये ऐसे डिफरेंट आपको यहाँ पे सिंबल्स मिलेंगे, इसी वजह से हम इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है हमें उसमें एक और अमेजिंग चीज मिली है कि दोनों साइड से लिखी जाती थी। तो दोनों साइड मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक जो सेंटेंस है वो आपने इस साइड से लिखा, ओके। तो फिर आपने दूसरा सेंटेंस उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने अपना जो पहला सेंटेंस है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, पर उसके नीचे वाला जो सेंटेंस है पर आपने राइट साइड से स्टार्ट किया। तो हम उसको बोलते हैं बोस्टोफिडान्स टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। तो इस टाइप की स्क्रिप्ट जो दोनों साइड से लिखी जाती है हम उसको बोस्टोफिडान्स स्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये देखिए, ये जो सील्स है, तो हमने अभी बात की कि इनका ट्रेड एंड कॉमर्स में भी काफी यूज था। तो ये कैसे यूज था, क्योंकि हमें जो सील्स हैं ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन ही नहीं और भी सिविलाइजेशन में मिले हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली के लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन था और उनके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत फ्लरिश हुआ। फ्रेंड्स, ये जो इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है अभी हम इसे डिसिफर नहीं कर पाए हैं, अभी हम इनके बारे में नहीं जानते हैं कि ये इन्होंने क्या लिखा है। जैसे कि हमने देखा अभी कि ये सिंबॉलिक स्क्रिप्ट है और इसे हम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट भी कहते हैं, और इसे हम बोस्टोफिडान्स स्क्रिप्ट के भी नाम से जानते हैं क्योंकि दोनों साइड से लिखी जाती है। कि जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल आप किसी सेंटेंस को लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, तो आप अगले सेंटेंस को राइट साइड से लिखेंगे, तो हम उसको बोस्टोफिडान्स स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो सील्स है इनका ये जो सील्स है इनके ऊपर की जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है हम अभी इसे डिसिफर नहीं कर पाए हैं। तो जब ये डिसिफर हो जाएगा तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सील्स है इनका ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या यूज है। तो हमें ये जो सील्स है ये केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही नहीं, हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी इनके स्क्रिप्ट मिले हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है, तो
इनकी ये जो सील्स हैं, तो ये सील्स ये बताती हैं कि इनके बीच में ट्रेड होता होगा, क्योंकि अगर इंडस वैली के सील वहाँ है तो मतलब वो एक दूसरे से गुड्स का एक्सचेंज किया करते होंगे। तो ये सील्स का आखिर वर्क क्या होता है, ये सील्स किस लिए होते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वुडन बॉक्स है और आपने उसके अंदर कुछ ज्वेलरी डाली है और आपको उसे मेसोपोटामिया भेजना है। तो मेसोपोटामिया भेजेंगे तो डर ये रहता है कि डब्बा कहीं खुल ना जाए और उसके अंदर की ज्वेलरी गिर ना जाए। तो जो डब्बा जहाँ से ये डब्बे का ओपनिंग होगा, जहाँ से इस कंटेनर का ओपनिंग होगा, तो वहां पे हम ये ऐसे सील्स लगा सकते हैं। तो ये सील्स लगाने से क्या होगा कि ये प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये जो सील्स है वो उसे एक साथ रखेंगी और प्रोटेक्टेड रहेगा ये। तो जब वो वहां पे सामान पहुंच जाएगा तो वो सेफ रहेगा। और हम इसे सील से भी देख के पहचान सकते हैं कि वो सामान वहां पे सही सलामत पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि अगर सील ब्रोकन होगा तो यानी किसी ने अंदर से सामान लिया है, किसी ने उस बॉक्स को खोल के अंदर से सामान लिया है। तो अगर ये जो सील है ये अगर सही सलामत होगा, इसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होंगे, तो इससे ये समझ में आता है कि इसके अंदर का सामान कोई भी चोरी नहीं हुआ है। तो ये हमें कुछ यूज मिला है स्क्रिप्ट्स का। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्क्रिप्ट्स, ये सील्स जो है, हम इसे किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसे ये कैसे पता चलता है कि ट्रेड करते थे? तो ये जो मेसोपोटामियन से इनकी जो स्क्रिप्ट है, हम उसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसे डिसिफर हो चुकी है ये स्क्रिप्ट। तो जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ा गया तो हमें कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि वहां का जो राजा था वो बोल रहा था कि हमारे यहाँ से मेलुहा की शिप्स जाती हैं। तो मेलुहा, तो इससे ये पता चलता है कि उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे अपने आप को मेलुहा कहते थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये तो हमने अपना खुद से नाम दिया है, पर वो अपने आप को क्या बुलाया करते थे? तो इस स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर हम मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को ध्यान में लेते चले तो इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने आप को मेलुहा कहा करते थे। तो अब ये कहा गया है कि वो उनकी यहाँ हमारे यहाँ से शिप जाती थी, तो यानी ट्रेड होता ही था। तो इससे ये पता चलता है कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बहुत अच्छे थे, बहुत आगे थे। रिलीजन, तो रिलीजन में हमें ऐसे कई सारे मूर्तियां मिली हैं, ह्यूमन स्कल्पचर्स मिले हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि ये वर्शिप किया करते थे गॉड को। तो ये एक गॉड है मदर गॉडेस, तो इनको ये वर्शिप किया करते थे। तो बेसिकली ये अर्थ गॉडेस है। तो ये जो अर्थ गॉडेस है, अब आप सोचोगे ये अर्थ को क्यों पूजते थे? तो ये जैसा कि आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एग्रेरियन सोसाइटी थी, यानी एग्रीकल्चर पे पूरी डिपेंडेंट थी। तो अगर धरती की फर्टिलिटी बना के रखनी है तो उनका ऐसा मानना था कि अगर हम भगवान को नहीं पूजेंगे तो वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे और हमारी धरती की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसी वजह से वो मदर गॉडेस को पूजा करते थे, उनकी वर्शिप किया करते थे। और जैसे ये जो हड़प्पन के जो लोग हैं, इसमें जो स्कल्पचर मेकर्स थे, तो हमें ऐसा पता चला है कि ये मदर गॉडेस की ये जो स्कल्पचर से बहुत बनाया करते थे। और हमें एक और ये जो सील मिला है, तो इसको हम पशुपति सील कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें बीच में एक आदमी बैठा है जिसने ऊपर एक क्राउन टाइप का पहना हुआ है और ये एक योगिक पोस्चर में ये ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। और इसके आसपास आप कई सारे जानवर देख सकते हैं, जैसे कि ये राइनो है, ये टाइगर है, ये हाथी है। तो इसी वजह से हम इनको पशुपति कहते हैं। तो इस सील को हम पशुपति सील के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये शिवा के प्रोटोटाइप है, यानी ये शिवा का ही एक अवतार है, एक रूप है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि पशुपति शिवा के एक प्रोटोटाइप है। तो ये सील पे आप ये जो एनिमल्स देख रहे होंगे, तो इससे ये पता चलता है कि लोग एनिमल फॉलो किया करते थे। अब एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म मतलब कि आप नेचुरल फैक्टर्स को वर्शिप कर रहे हैं, जैसे कि मदर गॉडेस, तो आप उसमें अर्थ को वर्शिप कर रहे हैं। और जैसे एनिमिज्म में आप एनिमल्स को वर्शिप कर रहे हैं, जैसे कि टाइगर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, इन सब की भी वर्शिप होती थी। और एनिमिज्म में नेचुरल फैक्टर्स की वर्शिप होती है। जैसे जब हम आगे वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, तो उस समय जो रिलीजन फॉलो होता था, तो उसमें भी लोग एनिमल्स फॉलो
लोग किया करते थे, नेचुरल फैक्टर्स को वर्शिप किया करते थे। जैसे कि हमें कई सारे गॉड्स मिलेंगे, जैसे हमें सूर्य देवता मिलेंगे, अग्नि देवता मिलेंगे, वायु देवता मिलेंगे, वरुण देवता मिलेंगे। तो अग्नि मतलब आग, सूर्य मतलब सन, और वरुण मतलब पानी, वायु मतलब हवा। तो इन सबको ये जो डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स है तो वो उनको भी पूजा करते थे। और हमने अभी देखा कि ये एम्युलेट्स पहना करते थे इविल स्पिरिट, भूत प्रेत भगाने के लिए। और हमें बहुत फायर अल्टर्स भी मिले, तो जिससे ये पता चलता है कि ये लोग हवन यज्ञ भी करवाया करते होंगे। और पीपल एंड अकेशिया, इन दोनों को सैक्रेड ट्री माना जाता है, होली ट्री माना जाता है। यानी जैसे हम देखते होंगे कि कई सारे लोग पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, उसके ऊपर रक्षा सूत्र बांधते हैं, नीचे उसको पूजते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल और बरगद सैक्रेड ट्री है आज के डेट में, पर उस समय अकेशिया और पीपल सैक्रेड ट्री माने जाते थे। और ये जो पीपल है, हम इसे हम ट्री ऑफ क्रिएशन एंड नॉलेज के नाम से जानते थे, यानी इसे बहुत रिस्पेक्ट मिला करती थी। जैसे हम बुल है, टाइगर है, राइनोसोरस है, एलिफेंट है, और जैसे क्रोकोडाइल है, डव्स है, इन सब की भी वर्शिप हुआ करती थी। डिस्पोजल ऑफ डेड, अब रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे डिस्पोजल ऑफ डेड। तो उस समय जो लोग थे वो ज्यादातर दफना दिया करते थे लोगों को, तो उनमें ऐसा कुछ जलाने का तो हमें ट्रेडिशन मिला नहीं है, वो ऐसे दफना दिया करते थे। तो हमें ऐसे कई सारे ऐसे स्केलेटन्स मिले हैं जिनको ऐसे ऑर्नामेंट्स पहनाए गए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बैंगल्स हैं, ये इन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ है, और इनके उंगलियों में रिंग्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये बहुत रिच इंसान रहे होंगे, और ये लाइफ आफ्टर डेथ की थ्योरी पर भी बिलीव किया करते थे। मतलब ये क्या होता है कि आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन का तो पिरामिड तो जरूर देखा होगा। तो ये जो पिरामिड है ये बेसिकली किंग के लिए बनाया गया था। वहां का जो किंग था, जिसे फेराहो या खुफू कहा जाता था, तो वहां पे जो किंग था उसको उसके अंदर, पिरामिड के अंदर दफनाया गया था, उसे कॉफिन में बंद करके रखा गया था। और वहां पे कई सारे आपको फर्नीचर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे, खाने का सामान मिल जाएगा। तो मतलब लोगों का ये मानना था कि वो जब मतलब उनका ये मानना था कि लाइफ डेथ के बाद भी एक और लाइफ आती है, तो वो उन चीजों को यूज करके रह सकेंगे। तो इनका ये मतलब रहा होगा मोटो कि इनको सामान के साथ दफना देते, जिससे कि इनका जो लाइफ आफ्टर डेथ है ये इसमें आराम से जी सके। और हमें ट्विन बरियल भी मिले। ट्विन बरियल यानी कि अगर उनका कोई लव्ड वंस है तो उसको भी उसके साथ दफना दिया, तो हमें ऐसे ट्विन बरियल भी मिले हैं। और हमें कई सारे सामान भी जैसे साथ में दफनाए हुए मिले हैं, और कुछ एनिमल्स भी हमें मिले हैं, जैसे कई जगह गोड मिला है, कई जगह डॉगी मिला है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो एनिमल भी उनका लव्ड वंस होता था तो उसको भी उसके साथ दफना दिया जाता था। स्क्रिप्ट, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये सील्स से हमें मिली है। तो ये जो सील्स से हमने अभी डिस्कस किया था सील्स को, तो उनके ऊपर आप ही कुछ इस टाइप के स्क्रिप्ट देख सकते हैं। तो इसे हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। और हमने अभी तुरंत ही कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इसे हम पोस्टोफिडॉन स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, यानी ऐसी स्क्रिप्ट जिसको हम दोनों साइड से लिखते हैं। तो इसमें हमें कई सारे ऐसे लेटर्स हैं जो कि रेपिटेटिव मिले, जैसे कि ये आपको 2 बार ये एक पर्टिकुलर सिंबल मिल रहा होगा, एक बार ये जार मिल रहा होगा, और ये आपको एक जार जैसा स्ट्रक्चर, और फिश, ऐसे कई सारे आपको सिंबल्स मिलेंगे। तो अभी तक इसको डिसिफर नहीं किया गया है। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसको डिसिफर करना भी हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा पजल हो गया है। तो ये जो आप स्क्रिप्ट देख रहे होंगे बहुत ही मुश्किल स्क्रिप्ट है, जिसको अभी तक हिस्टोरियंस डिसिफर नहीं कर पाए हैं। स्कल्पचर्स, तो हमें स्कल्पचर्स बहुत सारे मिले हैं, वो एनिमल्स के मिले हैं, ह्यूमंस के मिले हैं, और हमें वो डिफरेंट मटेरियल्स के भी मिले हैं, जैसे कि क्ले है, मेटल है, और जैसे आइवरी के भी हमें कुछ मिले हैं, ब्रॉन्ज के मिले हैं, टेराकोटा के मिले फिगर्स। तो ये आप एक प्रीस्ट किंग का आप एक देख सकते हैं स्कल्पचर, जिनका ये जो बियर्ड है शॉर्ट है, इन्होंने एक शॉल लाइक गारमेंट पहना हुआ है, और ये हमें मोहनजोदारो की एक्सकेवेशन में मिले थे। और ये जो प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर है ये 1927 में मोहनजोदारो में डिस्कवर हुआ था ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, और इसकी जो हाइट है 19 इंच हाइट है, और ये लाइमस्टोन की बनी हुई है, यानी जो चूना पत्थर होता है ये उसका बना है।
डांसिंग गर्ल। तो ये जो डांसिंग गर्ल है आपको एक पर्टिकुलर पोस्चर में मिलेगी। इसको हम त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं इसका हाथ हल्का बेंड है, इसने अपने कमर पे दूसरा वाला हाथ रखा है, इसका थोड़ा पैर बेंड है। तो हम इस मुद्रा को त्रिभंग मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये जो हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर है, इंडस वैली आर्ट एंड कल्चर है, इसका एक फाइनेस्ट एग्जांपल है वहाँ की पॉटरी का स्कल्पचर का। जैसे और आप ये डांसिंग गर्ल को देख रहे होंगे तो इसको बहुत से ढेर सारे ऑर्नामेंट्स पहनाए गए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसको बैंगल्स पहनाए गए, इतने ढेर सारे पूरे हाथ भरे हुए इसके बैंगल से, और इसने नेकलेस पहना हुआ है इसने, और इसके ईयर्स में ईयरिंग इसने पहनी हुई है, और आपको एक एंकलेट भी मिलेगा अगर ध्यान से देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना इसमें ब्यूटीफुली इस स्कल्पचर को बनाया गया है। और इसकी हाइट मात्र 11 सेंटीमीटर है, तो ये लगभग इतनी छोटी है। तो सोच सकते हैं कि इतनी छोटी में भी कितना परफेक्ट उसमें डिजाइनिंग की गई है। और ये जो डांसिंग गर्ल है ये भी हमें मोहनजोदारो के एक्सकवेशन में मिला है, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हड़प्पन आर्ट है। ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स हमने उसमें सील की बात की। तो ये देखिए, ये इसमें सील्स आपको कई सारे डिफरेंट जगह से मिलेंगे। तो हमें ये जो सील्स है ये हमें अगर आउटसाइड ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया, पर्शिया, ओमान, अफगानिस्तान, इन सारी जगह से मिला है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इंटरनेशनल ट्रेड ही किया करते थे, इनलैंड ट्रेड भी किया करते थे। तो ये इनलैंड ट्रेड की बात करें तो ये बुलक कार्ट्स का यूज किया करते थे, और आउटसाइड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये यूज किया करते थे शिप्स। तो ये देखिए उस समय के लोग कितने वेल एजुकेटेड थे, वेल स्किल्ड थे, जो कि एक शिप को बनाना जानते थे और उसको ऑपरेट करना भी जानते थे। ये जो हड़प्पा थे ये जनरली ऐसे मटेरियल यूज किया करते थे जो कि लोकली इजीली अवेलेबल होता था। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक इतना डिस्कस किया कि कितने वेल एडवांस थे, कितने वेल स्किल्ड थे। तो अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि आखिर इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, यहाँ के लोग इतने वेल स्किल्ड थे, वेल डेवलप्ड थे। तो अब ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि अचानक से इनका डिक्लाइन कैसे हो गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये लगभग 6 सेंचुरीज यानी 600 साल तक ये डेवलप हुआ, और इसका जो एक्सटेंट है आपने देखा कि कितना बड़ा है। यह पाकिस्तान के सुख्ता, जंडर सुख्ता, कोहा, मांडा, आलमगीरपुर और दाइमाबाद, इतना बड़ा इनका पूरा एक्सटेंट था। तो अब इनका डिक्लाइन कैसे हो गया, तो अलग अलग ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अकरेंस ऑफ नेचुरल कैलामिटी सच एज अर्थक्वेक, फ्लड एंड डिजीज। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उस समय कोई नेचुरल कैलामिटी आई होगी, कोई नेचुरल डिजास्टर आया होगा, जैसे अर्थक्वेक या फ्लड, इस टाइप के जो कुछ नेचुरल डिजास्टर आए होंगे, जिसकी वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी वहां से माइग्रेट करना पड़ा। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पे कोई पेंडेमिक आया होगा, कोई महामारी आई होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉपुलेशन की डेथ हो गई होगी। तो ये एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का ये मानना है। एक और, gradual drifting of course of Indus River and its tributaries, thus resulting in loss of fertility of soil। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि नदी ने अपना थोड़ा बहने का जो बहाव है वो बदल लिया। तो कुछ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इंडस नदी का भी बहाव बदल गया होगा, उसकी नदी के बहने का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। अब ये नहीं है कि इंडस नदी लद्दाख में बह रही है, अब ये आके मध्य प्रदेश में बहेगी, इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, पर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है, और उसके ट्रिब्यूटरीज में भी चेंजेस आते हैं थोड़े। तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी में लॉस आया होगा। तो वैसे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अग्रेरियन सोसाइटी थी, तो उनके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो अगर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का लॉस हो जाएगा तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा किसी फर्टाइल सॉइल वाली जगह पे। एक्सेसिव ग्रेजिंग ऑफ ग्रीन लैंड्स by herds leading to the destruction of fertile land। अब
जैसे जो जानवर होते हैं वो घास चरते हैं, तो घास चरते हैं तो जो पौधे होते हैं तो पौधों की जो रूट्स होती है ना वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो अगर वो पौधे ही नहीं रहेंगे तो उनको फिर मिट्टी को पकड़ के रखने वाला कौन होगा। तो जैसे ही हवा चलेगी या थोड़ी सी भी बारिश होगी तो जो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है, फर्टाइल लेयर है, जिसको हम ह्यूमस के भी नाम से जानते हैं, तो बारिश में बह जाएगी। तो इसकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी में लॉस होगा। तो इसी वजह से तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जानवरों ने ज्यादा ग्रेजिंग की होगी, तो इसी वजह से इस सॉइल की फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आई होगी। Deforestation caused by cutting trees as wood was required for fuel। अब डिफॉरेस्टेशन, लोगों ने ज्यादा पेड़ काट दिए तो इसी वजह से वुड की कमी हो गई। अब वुड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वुड से फर्नीचर बन रहा है, वुड को एज फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो एज फ्यूल मतलब जो चूल्हा होता है उसको जलाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अभी जो ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ और ज्वेलर जो ज्वेलरी बना रहे हैं तो उसके लिए भी तो आपको मेल्ट करना पड़ेगा। तो उस मेल्ट करने के लिए आपको आग चाहिए जिसमें आप एज फ्यूल लकड़ी डाल रहे हैं, और आपने लकड़ी इतनी ज्यादा काट दी कि लकड़ी खत्म हो गई, तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा लकड़ी के लिए। तो इसी वजह से कुछ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होने की वजह से लकड़ियां उस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में खत्म हो गई होंगी। अब एक और थ्योरी है इन्वेजन ऑफ आर्यंस और एनी अदर ट्राइब। तो इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो इसी वजह से हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्यंस और अदर ट्राइब्स, इनका हमें कोई इन्वेजन का कोई हमें एविडेंस मिलता नहीं है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी नेग्लिजिबल है। लॉस ऑफ कंट्रोल बाय रूलिंग क्लास। अब वहां की जो रूलिंग क्लास रही होगी तो उनकी लोगों पे से पकड़ छूट गई होगी। अब उनका इतना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था कि उनका उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा चल रहा था कि वो टाइम टू टाइम सिटी को रिनोवेट करवाते थे और वहां की जो स्ट्रीट्स इसको साफ करवाया करते थे। मतलब पब्लिक जितनी भी चीजें हैं उन सारी नेसेसिटी को पूरा किया करते थे, और वो लोगों से भी कुछ चीजें मतलब चाहते थे कि वो उनको करे, जैसे कि टैक्स पे करना या उनको सारी सुविधाएं लाके देना। तो इसकी वजह से रूलिंग क्लास की पकड़ छूट गई होगी, और तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ आने की वजह से इसका भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया होगा। अब एक लास्ट फैक्टर है सडन एंड वायलेंट डेथ ऑफ पीपल इंडिकेटेड फ्रॉम द स्केलेटन फाउंड इन सिटी ऑफ मोहेंजोदारो। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पे लोगों की वायलेंट डेथ हुई होगी, यानी अचानक से किसी ने उनके ऊपर हमला किया होगा जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन आधी से ज्यादा खत्म हो गई। तो हम ये इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि मोहेंजोदारो में हमें बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं। तो चलिए मोहेंजोदारो से रिलेटेड एक फन फैक्ट देखते हैं। तो सिंधी लैंग्वेज, ये जो मोहेंजोदारो है सिंधी लैंग्वेज से आया है। तो इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, यानी मरे हुओं का पहाड़। तो मतलब वहां से जो लोग थे पहले उन लोग को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई होता होगा, कोई सिविलाइजेशन होगी, कोई इतनी बड़ी सेटलमेंट रहा करती होगी पहले। तो वो ये सोचते थे कि कंकाल मतलब यहाँ पे भूत प्रेत होंगे, तो इसी वजह से उन्होंने माउंट ऑफ डेड इसका नाम दे दिया। तो इसका नाम इस वजह से दिया है क्योंकि हमें एक मोहेंजोदारो में कुछ स्केलेटन्स मिले हैं, कई सारे स्केलेटन्स मिले हैं जो कि ऐसे आपको ऐसे एक साथ दबे हुए मिलेंगे और इनके बोन्स पे आपको कट के निशान भी दिखेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इनके ऊपर किसी ने एक से या स्वॉर्ड से इनके ऊपर हमला किया होगा जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। पर ये थ्योरी भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें केवल मोहेंजोदारो के भी एक पर्टिकुलर एरिया से हमको ये स्केलेटन्स मिले हैं। तो इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इनके ऊपर किसी ने इन्वेड किया होगा। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे टॉपिक को फिनिश कर दिया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में जो हमारा अगला टॉपिक है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हम उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।